जय हिंद गाइज, मैं हूं सचिन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JCRT एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के टर्म 2 का कुछ नोट्स देने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ध्वनि चैप्टर का कुछ नोट्स दूंगा, तो चलिए नोट्स लिखते रहिए। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है। मतलब ध्वनि जो है एक ऊर्जा ही है। ध्वनि को अगर कोई पूछेगा कि ध्वनि क्या है तो आप बताइएगा कि ध्वनि एक ऊर्जा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने की विधि को लिखे। ध्वनि उत्पन्न करने की विधि निम्नलिखित है: रगड़ द्वारा, घर्षण द्वारा, कंपन द्वारा, आघात द्वारा, वायु फूंककर। मतलब आप रगड़ कर भी ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं, घर्षण से भी ध्वनि उत्पन्न होता है, कंपन से भी ध्वनि उत्पन्न होता है और आघात द्वारा भी होता है। और अगर आप फूंकेंगे वायु तो भी ध्वनि उत्पन्न होगा। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोल लोलक किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें किसी धागे के एक सिरे को किसी आधार पर लटकाकर दूसरे सिरे पर एक गोलक बांधकर इसे स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, उस प्रक्रिया को सरोल लोलक कहते हैं। सौरल लोलक का नियम निम्नलिखित है: इसका विस्थापन जो है वह 4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आवर्तकाल जो है इसके सार्थक लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका आवर्तकाल गुरुत्व त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसका जो आवर्तकाल होता है वो इसके मास पर निर्भर नहीं करता। लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग क्या है? तरंग जो है, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। तरंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है अनुप्रस्थ और दूसरा है अनुदैर्घ्य। तो देखते हैं अब, यह है हमारा अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जिस तरंग में माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति से ऊपर नीचे तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल तरंग, डोरी में उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो सिंह तथा गर्त के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं? जिस तरंग में माध्यम के कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे तरंग की दिशा में ही दोलन करते उसे जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंग, स्पिन को खींचकर छोड़ने में उत्पन्न तरंग। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्वनि तरंग जो है वो है अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न तथा विरलन के रूप में पाया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो संपीड़न तथा विरलन के रूप में पाया जाता है। अगर आप लोग संपीड़न तथा विरलन किसे कहते हैं नहीं जानते तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़न तथा विरलन को परिभाषित करें। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ स्प्रिंग की कुंडलियाँ पास रहती है उस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं, और विरलन वह क्षेत्र जहाँ स्प्रिंग की कुंडलियाँ दूर रहती है उस क्षेत्र को विरलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है, इसलिए ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं। मतलब जो ध्वनि तरंग है वो माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित, मतलब ध्वनि तरंग भी माध्यम के कणों से ही गति करता है, इसलिए उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य होती है। तो इसका आंसर ढूंढते हैं कि ध्वनि तरंग की प्रकृति जो वो अनुदैर्घ्य ही क्यों होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग गति के समांतर में होता है। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ध्वनि तरंग भी इसी प्रकार संचरित होता है, इसलिए ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। या फिर आप कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न की? सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि ध्वनि से कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। जब घंटी को आघात किया जाता है तो इसका कंपन होता है और कंपन से निकली तरंग वायु के माध्यम द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप कभी इसका प्रयोग करके देखोगे कि मतलब घंटी को अब थोड़ा सा टच करोगे तो इसका कंपन होगा और उसमें से ध्वनि निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य तथा तरंग वेग को परिभाषित करें। तो सबसे पहले आयाम को देखते हैं। आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसका ऐसा मतलब kg/m³। अब देखते हैं आवृत्ति। किसी तरंग में इकाई समय में किए गए कुल कंपनों की संख्या का आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को जो है वो ईटा या न्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। जो न्यूज है वो वी की तरह ही दिखता है लेकिन मुड़ा हुआ वी होता है। न्यूज है वो ईटा जो है वो न्यू की एन की तरह ही दिखता है लेकिन एन थोड़ा सा नीचे खिंचा हुआ रहता है तथा इसके ऐसा मतलब हर्ज होता है। ठीक है, तो आवर्तकाल देखते हैं। किसी तरंग में एक दोलन पूरा करने में लगा समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। मतलब किसी तरंग में जो एक दोलन पूरा करता है उसमें जो जितना समय लगता है उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसका समय मतलब सेकंड होता है। तरंग दैर्घ्य
किसी तरंग में दो क्रमागत संपीड़न अथवा या बेललन अथवा दो क्रमागत सिरिंग या गर्त के बीच की दूरी को एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसका SI मात्रक मीटर होता है। अब देखते हैं तरंग वेग। किसी ध्वनि तरंग में इकाई समय में कुल तय किया गया दूरी को उस तरंग का तरंग वेग कहते हैं। इसे b द्वारा निरूपित किया जाता है तथा इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध लिखे। चूंकि हम जानते हैं कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है, इसलिए ईटा इंटू टी इक्वल टू 1, और चूँकि इसलिए ईटा इक्वल टू 1/t, इधर टी को इधर ले जाएंगे तो 1 बटा हो जाएगा, और ईटा जो है वो है आवृत्ति का मात्रक, इसलिए आवृत्ति इक्वल टू 1/t। टी जो है वो आवर्तकाल का है, ठीक है, तो आवृत्ति इक्वल टू 1 आवर्तकाल। नेक्स्ट हम लोगों का आवृत्ति तरंग दैर्घ्य तथा तरंग वेग में संबंध स्थापित करें। तो चूंकि हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पे वेग दूरी समय आप समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे वेग दूरी समय कहाँ से है। तो देखिए तरंग वेग में वेग है और तरंग दैर्घ्य जो है उसको मीटर है, मतलब वो इसका दूरी होगा, और आवर्तकाल है उसका सेकंड है, मतलब वो समय होगा, ठीक है। तो देखिए वेग की जगह हम लोग तरंग वेग लिख सकते, दूरी की जगह हम लोग तरंग दैर्घ्य लिखे हैं और समय की जगह आवर्तकाल लिखे हैं। तो वेग का ऐसा मतलब होता है b इक्वल टू, और तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा, आवर्तकाल होता है t, इसलिए v इक्वल टू लैम्डा बटा टी, और v इक्वल टू जो लैम्डा बटा टी है उसको 1/t इंटू लैम्डा लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए 1/t इंटू लैम्डा, और v इक्वल टू ईटा लैम्डा। तो हम लोग ईटा क्यों लिखे 1/t के बजाय, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ईटा इक्वल टू 1/t, इसलिए यहाँ पे लिखे हम लोग v इक्वल टू ईटा लैम्डा। यहाँ पे हम रीजन में भी दे दिए कि ईटा इक्वल टू 1/t, इसलिए तरंग वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अब देखते हैं अवश्रव्य ध्वनि तथा पराश्रव्य ध्वनि को परिभाषित करें। अवश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे मैंने 20,000 की जगह 20 kHz लिखा है, मतलब इसका मतलब ही होता है 20,000, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण सहायक युक्ति क्या है? कम सुनाई पड़ने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली यांत्रिक को श्रवण सहायक युक्ति कहते हैं। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर तथा एक स्पीकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। पराधनी का उपयोग लिखे। पराधनी का जो उपयोग हुआ किसमें किया जाता है? तो सर्पिला का नली, विषम के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि साफ करने में। दूसरा है धातु के ब्लॉकों में दरार तथा दोषों को पता लगाने में। तीसरा है इकोकार्डियोग्राफी में। अल्ट्रासोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी को अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और गुर्दे की छोटी पथरी को तोड़ने में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।